रूस ने दुर्भाग्यवश यूक्रेनी रक्षा की कमजोर कड़ी पकड़ ली है। कीव को अपनी वायु रक्षा प्रणालियों के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को लगभग गिराया नहीं जा पा रहा है। रूस यूक्रेन में मिसाइल हमले बढ़ाकर वैश्विक इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी का फायदा उठा रहा है। रूस ऐसे मिसाइलों का भंडार बढ़ा रहा है जिन्हें यूक्रेन की वायु रक्षा नहीं गिरा सकती। रूस ने एक दिन पहले यूक्रेन पर लगभग 10 हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइलें दागी। ये एक हमले में ऐसी मिसाइलों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन इन हमलों में विशेषज्ञों ने दो मुख्य संकेत देखे। पहला, रूसी 2 महीने से सिर्फ मोर्चे पर इलाके खो रहे हैं, जबकि यूक्रेन खुद रूस के अंदर हमले बढ़ा रहा है। और दूसरा, रूस कीव को अपनी शर्तों पर बातचीत के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। उसे उम्मीद है कि जब पूरी तरह गोलाबारी और मिसाइल हमले होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप वोलोदिमिर जेलेंस्की पर दबाव डालेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर गोलाबारी क्यों कर रहे हैं और रूस असली बातचीत के लिए कब तैयार होगा। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है। चलिए इस विषय पर बात करें, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। साथ ही टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। मैं याद दिला दूं, रूस ने 2 जून की रात यूक्रेन पर करीब 10 हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइलें दागी, जो एक हमले में सबसे ज्यादा है। कुल मिलाकर उस समय रूसियों ने 73 मिसाइलें और 656 अटैक ड्रोन लॉन्च किए थे। दुर्भाग्य से अधिकांश मिसाइलें बैलिस्टिक मार्ग से ही गईं, अपने लक्ष्यों पर लगीं, और ये सब यूं ही नहीं हुआ। दुर्भाग्य से साफ है कि रूस यूक्रेन में मिसाइल हमले बढ़ाकर वैश्विक वायु रक्षा इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी का फायदा उठा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका इंटरसेप्टर का उत्पादन बढ़ा रहा है, लेकिन ये कमी अभी लंबे समय तक महसूस होगी, सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं। विश्लेषकों का मानना है कि वायु रक्षा प्रणालियों के लिए मिसाइलों की भारी कमी कम से कम अगले 2 से 3 साल तक गंभीर रूप से महसूस की जाएगी। पैट्रियट मिसाइलों की कमी ने यूक्रेन युद्ध में रूसी रणनीति को प्रभावित किया है, खासकर कीव और ट्रंप प्रशासन के बीच यूक्रेनी सेना की इन तक पहुंच को लेकर तनाव के कारण। लेकिन यह समस्या तब और गंभीर हो गई जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ, जिसमें सरकारी इमारतें भी शामिल है, नई बड़े पैमाने पर और व्यवस्थित हवाई हमले शुरू करने की धमकी दी। और यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को आखिरकार सोचना चाहिए। अब तो आप सोचिए, आखिर आप किसका समर्थन कर रहे हैं? यह समस्या कई कारणों के एक साथ आने से पैदा हुई है। इनमें ट्रंप प्रशासन द्वारा खर्चों में कटौती, दीर्घकालिक योजना और रक्षा क्षेत्र में खरीदारी में की गई गलत धारणाएं शामिल हैं। और यह समझने में असमर्थता कि अगर अमेरिका और इजराइल की ईरान से जंग होती है तो ईरान लंबे समय तक फारस की खाड़ी में अपने पड़ोसी देशों पर मिसाइल हमले जारी रख सकता है। इसका मतलब है कि ट्रंप ने गलत अनुमान लगाकर यूक्रेन और मध्य पूर्व में अपने सहयोगियों को खतरे में डाल दिया। आज भी पेट्रियट को ऊंचाई पर उड़ने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। यूरोपीय वायु रक्षा प्रणालियां मौजूद हैं, पर वे अमेरिकी प्रणालियों से काफी पीछे हैं। इसके साथ ही पैट्रियट सिस्टम के लिए मिसाइलों की कमी दुर्भाग्यवश न केवल यूक्रेन के लिए बल्कि उन अन्य देशों के लिए भी असुरक्षा की स्थिति पैदा कर देती है जो वायु रक्षा के संचालन के मामले में अमेरिका पर निर्भर हैं। इसके साथ ही सबसे पहले ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल अभियान के दौरान इंटरसेप्टर मिसाइलों के तीव्र उपयोग ने हलचल मचा दी। कुछ अनुमानों के अनुसार इस संघर्ष ने पेट्रियट इंटरसेप्टर के लगभग 1/3 भंडार को समाप्त कर दिया। वहीं एक अन्य अनुमान के मुताबिक खाड़ी देशों ने मिलकर पेट्रियट की 1100 से अधिक मिसाइलें दागी। मैं याद दिला दूं, यूक्रेन ने तुरंत ईरानी ड्रोन गिराने का सस्ता तरीका बताया था। पिछले हफ्ते ट्रैफिक जैम में जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस और कांग्रेस से मदद मांगी। उन्होंने पैट्रियट के लिए मिसाइलों को उद्धरण के अनुसार जीवन बचाने के लिए बेहद जरूरी साधन बताया और यह भी जोड़ा कि बैलिस्टिक मिसाइलें मॉस्को का आखिरी बड़ा फायदा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस अनुरोध को नजरअंदाज किया। यूरोपीय अधिकारियों के अनुसार व्लादिमीर पुतिन की बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति रूस की सैन्य और आर्थिक मुश्किलों का परिणाम है, और इसका मतलब यह हो सकता है कि रूसी पक्ष की ओर से शांति वार्ताओं को फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है ताकि मास्को की शर्तों पर समझौता हासिल किया जा सके।
यानी एक ऐसा अल्पकालिक डरावना माहौल बनाना जिससे कीव किसी भी शर्त पर मान जाए, बस मिसाइल हमले रुक जाए। स्थिति को व्यापक रूप से देखना जरूरी है। हाल के महीनों में रूस की यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में बढ़त धीमी हुई है, जबकि क्रेमलिन सैन्य लक्ष्यों के लिए भारी संसाधन और जानें खर्च कर रहा है। इसके अलावा रूस लगातार दूसरे महीने यूक्रेन में इलाकों पर अपना नियंत्रण खो रहा है। इस बारे में अमेरिकी युद्ध अध्ययन संस्थान लिखता है, अगर अप्रैल में रूसी सशस्त्र बलों द्वारा पहले कब्जा किए गए इलाकों का शुद्ध नुकसान 116 वर्ग किलोमीटर था, तो मई के अंत तक ये आंकड़ा 281 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया। विश्लेषकों ने केवल उन्हीं इलाकों को ध्यान में रखा जो पूरी तरह से रूसी सेना के नियंत्रण में हैं। इन छोटी छोटी समूहों की घुसपैठ वाले क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया। यूक्रेनी बलों ने इस साल रूसी सेना के वसंत गर्मी के हमले को इस समय तक काफी हद तक रोक दिया है। रूसी सेना के लिए क्षेत्रों का नुकसान चिंताजनक है। एक बार फिर अप्रैल में उन्होंने शुद्ध रूप से 116 वर्ग किलोमीटर इलाका खोया। मई में यह संख्या बढ़कर 281 हो गई और इसलिए क्रेमलिन पूरी तरह से ध्यान शहरों पर बड़े पैमाने पर हमलों की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर मॉस्को और ऊर्जा अवसंरचना पर यूक्रेनी लंबी दूरी के हमलों ने रूसियों को युद्ध की ऐसी झलक दी है जिससे व्लादिमीर पुतिन के समर्थक भी ये सोचने लगे हैं कि क्या रूस को ये युद्ध जारी रखना चाहिए। अब मॉस्को में चर्चा है कि कोई साफ सुथरी जीत नहीं होगी। वैसे भी कथित तौर पर ऐसी स्पष्ट जीत की जरूरत नहीं थी। अब वही प्रचारक सोलोवियोव अपने कार्यक्रमों में कह रहे हैं कि सुनिए, ओडेसा को तो रूसियों ने वैसे भी कब्जा करने का कोई इरादा नहीं बनाया था, और वैसे भी सोलोवियोव के मुताबिक ये अब कोई रूसी शहर भी नहीं है। और कुल मिलाकर हाँ, ओडेसा में अब रूसी लोग हैं ही नहीं, तो फिर ओडेसा पर कब्जा करने की जरूरत ही क्या है। अब जैसे थोड़ा पीछे हटना शुरू कर दिया है और कह रहे हैं कि हम तो वैसे भी सीधे सीधे जीतने का इरादा नहीं रखते थे। इसके अलावा यूक्रेनी ड्रोन के मध्यम दूरी के हमलों से रूस को कब्जाए गए क्रीमिया से जोड़ने वाले मुख्य स्थलीय गलियारे के साथ साथ कब्जाए गए दक्षिणी यूक्रेन के रास्ते में लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति मार्गों में गंभीर बाधाएं आ रही हैं। कीव ने 200 किलोमीटर तक मार करने वाले मध्यम दूरी के ड्रोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन और प्रक्षेपण शुरू किया है, जिससे सड़कों पर असर पड़ा है। यूक्रेन के कब्जाए इलाकों में ये सड़कें दुश्मन की सैन्य लॉजिस्टिक्स के लिए अब लगभग बेकार हो गई है, क्योंकि ये लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हॉर्नेट ड्रोन के हमलों का शिकार हो रही हैं। रूसी कब्जाधारी अधिकारी समस्याएं मानते हैं। उदाहरण के लिए खेरसोन क्षेत्र में उन ड्राइवरों को जो क्रीमिया जा रहे हैं सलाह दी जाती है कि वे केवल दिन के उजाले में यात्रा करें, सतर्क रहें और ध्यान दें, सावधानी बरतें। ड्रोन हमले की स्थिति में चलते वाहन से सीधे कूद जाएं। हमलों के असर पहले ही दिख रहे हैं। 30 मई को तथाकथित अवैध रूप से विलय किए गए क्रीमिया के गवर्नर सर्गेई अक्सेनोव ने घोषणा की कि प्रायद्वीप पर पेट्रोल केवल कूपन के माध्यम से बेचा जाएगा। मॉस्को, बेलगोरोद और रोस्टोव क्षेत्रों में भी पेट्रोल पर पाबंदियां लगाई गई है। कुल मिलाकर रूस की सैन्य बढ़त घट रही है, यूक्रेन के हमले और तेज व व्यापक हो रहे हैं और अमेरिका ने वार्ता रोक दी है। सब कुछ व्लादिमीर पुतिन की इच्छा अनुसार नहीं हो रहा और इसलिए स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण न होने पर तनाव बढ़ाना ही प्रतिक्रिया देने का एकमात्र तरीका है। और बातों में व्लादिमीर पुतिन अब भी दावा करते हैं कि वे जीत रहे हैं। तो 29 मई को उन्होंने कहा, उदाहरण, हमारी स्थिति मोर्चे पर ऐसी है कि रूस जल्द ही युद्ध समाप्त होने की बात कर सकता है। हमारी सेना हर दिन सभी दिशाओं में आगे बढ़ रही है। यूरोपीय अधिकारी मानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन मुश्किल में है। मॉस्को तनाव बढ़ाकर संयुक्त राज्य अमेरिका को शांति वार्ता फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करना चाहता है, जिसमें क्रेमलिन को उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की पर दबाव डालेंगे ताकि वो डॉनबास के बाकी हिस्से से सेना वापस बुला ले। और आज वैसे भी क्रेमलिन ने पहले ही ये घोषणा कर दी है कि वे उसी दिन युद्ध रोकने के लिए तैयार हैं जिस दिन ज़ेलेंस्की डॉनबास क्षेत्र से यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं को बाहर निकालने का आदेश देंगे। लेकिन पुतिन को देश के अंदर भी समस्याएं हैं। युद्ध की रूसी सोशल मीडिया में लगातार बढ़ती आलोचना हो रही है। यहां एक दिलचस्प बात है जो अब तक रूसियों द्वारा फैलाई जा रही है।
अप्रैल मध्य में एक वीडियो आया था जिसमें माला तकमाचका गांव पर रूस के अंतहीन हमलों की चर्चा थी, जो मालोए ट्रोइत्स्कोए में है। और ये वीडियो रूस में एक वायरल मीम बन गया। मैं दोहराता हूं, यूक्रेनियों में नहीं बल्कि रूस में, जो उस झूठ का प्रतीक है जिसे रूसी संघ की सैन्य कमान फैलाती है। और जरा सोचिए, अब तक ये एपिसोड 1.5 महीने से रूसी सोशल नेटवर्क्स पर वायरल हो रहा है। अब तो खुद रूसियों को भी माला तकमाचका वाला मीम समझ में आने लगा है। आखिरकार पतझड़ तक व्लादिमीर पुतिन के पास सिर्फ 2 विकल्प बचेंगे। अगर यूक्रेन मिसाइल हमलों के बीच भी उसकी मांगों के आगे नहीं झुकता, तो उसके पास या सितंबर चुनावों के बाद जबरन भर्ती शुरू करना होगा, या शायद युद्ध रोकना पड़े ताकि राजनीतिक जोखिम ना उठाना पड़े। यही वो बात है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि युद्ध का गर्म चरण शायद सर्दियों तक आ सकता है। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। यही सब है। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।